मैम आपका हमारे स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जी, तो मैम जैसे हम स्वच्छ दूध उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि दूध उत्पादन के संदर्भ में कि स्वच्छ दूध की परिभाषा क्या है, कैसे परिभाषित करेंगे और इसके क्या क्या जो मानक हैं निर्धारित किए गए हैं कि जिसे हम स्वच्छ दूध है वो किसे माने। जी, सबसे पहले तो इस मंच के माध्यम से मैं अपने पशुपालकों का अभिनंदन करना चाहूँगी जी, और आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं स्वच्छ दूध है उसको इलैबोरेट करना चाहूँगी। स्वच्छ दूध वे दूध है जो हम एक स्वस्थ पशु से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे लिया जाता है। अब जो पशु स्वस्थ है यानी जो कि हेल्दी है, और दूध जो कि साफ है जिसमें कोई भी कीटाणु, विषाणु, जीवाणु, गंदगी, धूल, मिट्टी जैसी चीज़ें ना हो, जिसमें एंटीबायोटिक रेजिड्यू ना हो। एंटीबायोटिक रेजिड्यू से अगर आप समझते हैं कि हम अपने पशुओं को एंटीबायोटिक देते हैं, तो जैसे वो मेटाबोलाइज होता है तो वो लिवर और किडनी में मेटाबोलाइज होके यूरिन और पेशाब हो गया, मतलब पेशाब के थ्रू और ये गोबर के थ्रू एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाता है। ये मिल्क के थ्रू भी एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम एंटीबायोटिक रेजिड्यू कहते हैं। तो एंटीबायोटिक रेजिड्यू बिल्कुल कम होना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साथ में जो दूध है उसमें कोई भी किसी भी टाइप की फ्लेवरिंग एजेंट्स नहीं होने चाहिए। बिल्कुल उसका जो टेस्ट है एक प्राकृतिक मिल्क जैसा, यानी कुदरती मिल्क जो होता है ना, नेचुरल मिल्क, वैसा उसका टेस्ट होना चाहिए। तो उसे हम स्वच्छ दूध कहते हैं, जो कि मानव के उपभोग के लिए यूज़ किया जाता है, कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसे हम स्वच्छ दूध कहते हैं। जी, तो हम जैसे मानकों की बात कर रहे हैं, ये तो आपने बता दी है, बट इसके बारे में जैसे हम बोलते हैं कि स्वच्छ दूध उत्पादन करना है, तो उसके प्राथमिक लक्ष्य क्या है? अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें और एक देश के स्तर पे भी, और अगर हम कल को हम एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं दूध को किसी दूसरे देश में भी, तो उसके लिए क्या जो है लक्ष्य क्या निर्धारित किए गए हैं स्वच्छ दूध उत्पादन में? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि भारत पूरे दुनिया में सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। इट इज़ द फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हम लोग तो सबसे आगे मिल्क प्रोडक्शन में हैं ही, और इस बार उम्मीद है कि 2025 में 261.5 मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन रहेगी भारत की, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। हम नंबर 1 तो है ही, लेकिन अगर हम गुणवत्ता की बात करें तो भारत जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ है गुणवत्ता में। एक शोध हुआ है जिससे मालूम हुआ है कि पर ml मिल्क प्रोडक्शन जो होती है, पर ml जो फ्रेश मिल्क होता है, उसमें जो जीवाणु की संख्या रहती है 1000 to 10,000 पर ml, जो कि जब प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचता है वो मिल्क, तो वो 1 ml में 1 करोड़ जीवाणु प्राप्त किए जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि हमारी दूध की जो गुणवत्ता है वो कैसे गिरती जा रही है। उसको मेंटेन करना हमारा प्राइमरी लक्ष्य है कि हमारे को अपने दूध की जो गुणवत्ता है वो बढ़ाना है, और उसमें भी हमारे को नंबर 1 आना है। जी, तो जाहिर सी बात है कि हम अगर अच्छे क्वालिटी का जो है अगर मिल्क प्रोडक्शन करेंगे तो तभी वो वैश्विक बाजार में कहें या फिर स्थानीय बाजारों में कहें तो एक अच्छी वैल्यू प्राप्त करेगा और उसका एक अच्छा रेट भी किसान को मिलेगा। जी, तो मैम जैसे हम स्वच्छ दूध का बात कर रहे हैं तो हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं कि जो पशु का स्वास्थ्य की हम बात करें और जो कंज्यूमर्स हैं जो उसे पी रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, तो उनके स्वास्थ्य पर क्या इसका प्रभाव है, और अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्व समझें तो क्या महत्व है अगर हम स्वच्छ दूध के परिप्रेक्ष्य में बात करें? देखिए, अगर स्वास्थ्य की बात करें, पशु का जो स्वास्थ्य है वो, अगर हम एक जनरलाइज टर्म में बात करें, अगर हमें भी कॉमन कोल्ड या कुछ भी बीमारी होती है तो हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है, काम करने में मन नहीं लगता है, काम ढंग से हो नहीं पाता है, थकान हो जाती है। उसी प्रकार जो पशु है अगर वो बीमार होता है तो उसका जो प्राइमरी सिम्टम देखा गया है उसकी डिक्रीज इन मिल्क यील्ड शो करता है कि उसकी मिल्क प्रोडक्शन में कमी दर्ज होती है। तो ये उसका प्राइमरी सिम्टम रहता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें क्या होता है कि प्रोलॉन्ग टाइम के लिए जो मिल्क प्रोडक्शन है वो स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, अब अगर पशु हमारा स्वस्थ नहीं है तो जो उसका दूध होगा वो स्वच्छ नहीं होगा, है ना। तो अल्टीमेटली जो कंज्यूमर्स हैं, जैसे आप और हमें जो दूध पीते हैं, तो इनसे क्या हमको क्या उसका नुकसान है, हमको एक स्वच्छ दूध उपलब्ध नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पशु का स्वास्थ्य है वो हमारे स्वास्थ्य से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कई बीमारियां हैं जो कि डायरेक्टली पशु के मिल्क प्रोडक्शन को डिक्रीज करती है, लेकिन विद टाइम फिर मिल्क प्रोडक्शन नॉर्मलाइज हो जाता है जैसे पशु ठीक होता है। कई बीमारियां हैं जैसे LSD हो गया, FMD हो गया, मेस्टाइटिस हो गया, ब्रुसेलोसिस हो गया। ये क्या करता है, विद टाइम मिल्क प्रोडक्शन को स्लो डाउन करता है। इसकी वजह से क्या होता है, नेशनल आउटपुट में भी फ़र्क पड़ता है। जी, तो मैम इन बीमारियों पे तो हम बाद में आएंगे, पर हम पहले बात करना चाहेंगे कि जैसे मानकों की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो पैरामीटर्स हैं स्टैंडर्ड कि भाई दूध स्वच्छ है कि नहीं है, तो उसको मेंटेन करने के लिए अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें, क्योंकि जो पशुपालक हैं वो किस तरह से उसमें चुनौतियाँ फेस करते हैं, मतलब उन्हें क्या समस्याएँ हैं जो मानकों के अनुरूप दूध को जो है स्वच्छ रखने के लिए?
देखिए, सबसे पहले तो दूध को स्वच्छ रखने के लिए तो उनकी मैनेजमेंट बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। साथ में जैसे हमारे जो पशु हैं उनकी स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, बीमारी नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो वातावरण है पशु का, क्योंकि 80% डिजीजेज जो होती है ना वो मैनेजमेंटल होती हैं, है ना, तो इन्वायरमेंट जो है वो साफ होना चाहिए। जो पशुशाला है, ठीक है, वो उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, अंदर गैसेस नहीं होनी चाहिए, है ना, चीचड़ पित्थड़ कीड़े मकोड़े ये सब नहीं होने चाहिए। जो उसकी बेडिंग है वो अच्छी रहनी चाहिए। जो उसका ड्रेनेज सिस्टम है, जैसे मलमूत्र है, वो एकदम से साफ हो जाना चाहिए। और जो हमारी बेडिंग है वो एकदम मतलब हमारे जो पशुपालक हैं वो गोबर वगैरह को टाइम टू टाइम साफ करते रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आजकल तो रबड़ की बेडिंग भी आ गई है जो ईजी होती है क्लीन करना, ठीक है। ये तो इन्वायरमेंट हो गया उसकी। दूसरा, पशुपालक जो है हमारे, उनको खुद का स्वास्थ्य मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ना। पशु को एक बैलेंस डाइट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अपना स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए पशु को देखो, एक तो खांसी वगैरह नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसने ही दूध हमारे पशु से दूना है, तो साथ में उसके जो नाखून हैं वो कटे हुए होने चाहिए क्योंकि वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन रहता है, और जो कि टीट कैनाल से होते हुए मेस्टाइटिस या थनेला जैसा रोग या कोई और रोग भी कर सकता है। साथ में जो कंटेनर है जिसमें दूध पशुपालक जो है दूध एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो वो कंटेनर एकदम साफ होना चाहिए। हो सके तो एल्यूमिनियम या स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे इसमें हम स्वच्छता की बात कर रहे थे, जैसे जो पारंपरिक तौर पे हैं जो दूध दोहने की जो प्रक्रिया है, तो किसान बागवान इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते जो पशुपालन में इन्वॉल्व है, तो उसका कोई स्पेसिफिक प्रक्रिया है कि कैसे उसको किया जाए? और सफाई की तो आपने कही कि बात कैसे मेंटेन करनी है, तो कृपया वो भी बताएं कि दूध दोहने की क्या प्रक्रिया है जो एक्चुअली जिससे आप प्रोडक्शन भी ज़्यादा ले पाएँ और जो दूध है वो ठीक क्वालिटी में भी हमें मिले। जी बिल्कुल। इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि भारतवर्ष में एक तो हैंड मिल्किंग बहुत पॉपुलर है। मशीन मिल्किंग हम यहाँ इतने नहीं करते, फॉरेन कंट्रीज में मशीन मिल्किंग होती है, बड़े बड़े फार्म्स में मशीन मिल्किंग काफ़ी प्रोत्साहित की जाती है, लेकिन भारतवर्ष में हैंड मिल्किंग बहुत कॉमन है। अब जो हैंड मिल्किंग का भी एक तरीका है, फुल हैंड मिल्किंग। हमारे को फुल हैंड से मिल्किंग करनी है, हमको थंब का यूज नहीं करना है, नकलिंग नहीं करनी है। उससे क्या होता है कि जो थन है उसमें गांठें पड़ना शुरू हो जाती है, अगेन वो बीमारी का सोर्स बन जाता है, परमानेंट डैमेज होना लगता है टिश्यू, उसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाती है ना। और तकनीकी रूप में ये एक सही तरीका नहीं है नकलिंग का। आपको फुल हैंड मिल्किंग करनी है। साथ में जो दूध दूने की प्रक्रिया है ये दिन में 2 बार होनी चाहिए, और वो जो टाइम है वो निर्धारित होना चाहिए कि सुबह 7 बजे दुआ है तो शाम को भी 7 बजे ही दूना है। वो चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि जो शरीर का जो पशु के शरीर का जो सिस्टम है वो निर्धारित समय पे रेडी हो जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। तो वो जो समय है वो निर्धारित होना चाहिए। वहीं पर जब पशुपालक दूध दूने लगते हैं तो थोड़ा सा उनको छिड़काव करना चाहिए थनों में। उससे क्या होता है, पानी का छिड़काव करना चाहिए। उससे बेसिकली एक तो क्लीन हो जाता है अडर, साथ में क्या होता है एक सिग्नल ब्रेन को चला जाता है ऑक्सीटोसिन रिलीज करने का। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो रिलीज होता है उसकी वजह से 5 से 7 मिनट तक ही हमारे पशुपालकों को दूध दूने की प्रक्रिया कंप्लीट कर देनी चाहिए, क्योंकि वो जो हार्मोन होता है उसका पीक लेवल होता है। इनिशियली पीक लेवल तो 1 मिनट तक होता है, लेकिन वो 7 मिनट तक भी प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो इतने यानी कि जब ये हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है तो आपका जो दूध जो उसका सिक्रीशन है वो ज़्यादा बिल्कुल इस पर्टिकुलर टाइम तक हार्मोन का जो संचार कोशिकाओं में बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से मिल्क लेट डाउन जो बोलते हैं हम, मिल्क इजीली बाहर आ जाता है। जी। जैसे हम बात कर रहे हैं बीमारियों की भी, जैसे मवेशी हैं जो पाले हुए हैं, तो उसमें मुख्य बीमारियां कौन कौन सी हैं और ऐसी बीमारियां जो कि दूध उत्पादन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करती हैं, तो उन बीमारियों के बारे में कृपया बताएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल। जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि मिल्क प्रोडक्शन जो है, एक तो कई बीमारियां हैं जो मिल्क प्रोडक्शन को डिक्रीज करेगी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जैसे ही प्रोडक्शन उनकी डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ द इलनेस की वजह से। कई बीमारियां हैं जो प्रोलॉन्ग टाइम तक मिल्क प्रोडक्शन को डिक्रीज करती हैं, जैसे LSD हो गया, लंपी स्किन डिजीज। 2022-23 में क्या हुआ था, लोकसभा में भी ये बात उठी थी। LSD की वजह से ग्लोबल आउटपुट, जो मिल्क आउटपुट था ग्लोबल, रादर मैं नेशनल आउटपुट की बात करूंगी भारतवर्ष की, उसमें 3.83% का गिरावट दर्ज किया गया था। वहीं पर FMD जैसे खुरपका मुंह पका रोग की अगर हम बात करें, अगर उसका आउटब्रेक हो जाए तो 6.5% से नेशनल आउटपुट हमारा डिक्रीज हो जाता है। वहीं और बीमारियां हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मेस्टाइटिस हो गया, HS हो गया, BQ हो गया। इन सब बीमारियों की वजह से क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। वहीं कई ऐसी बीमारियां हैं जो एनिमल की मिल्क के थ्रू इंसानों को भी बीमारियां आ जाती हैं। इसमें जो प्राइमरी की अगर मैं बात करूं तो ट्यूबरकुलोसिस यानी TB, वो दूध से इंसानों में आने का संक्रमण नोट किया गया है। साथ में ब्रूसेलोसिस हो गया, सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस
वो मेस्टाइटिस है जिसमें अभी इनिशियली सिम्टम्स शो नहीं हुए हैं, लेकिन मेस्टाइटिस बीमारी पशु में पनप रही है, तो वो दूध जो है अगर पशुपालक या कोई भी कंज्यूम कर लेता है तो उसको सोर थ्रोट की बीमारी हो जाती है। तो ये सब बीमारियों का हमारे को ध्यान रखना है, और जो साफ दूध है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे मैम आपने मुख्य बीमारियों की बात की, जैसे मेस्टाइटिस और ब्रुसेलोसिस की, तो ये बीमारियां किस तरह की हैं मैम, और अगर हम दूध उत्पादन की बात करें तो किस तरह से प्रभावित होता है, और इसके अगर हम लक्षणों की भी बात करें तो वो कैसे दिखाई देंगे पशु के अंदर, और पशुपालक जो है कैसे पता लगाए कि उसको कब इलाज करना है या कब उसे अपने वेटरी फार्मासिस्ट या अपने डॉक्टर को दिखाना है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं मेस्टाइटिस के बारे में बताऊंगी। मेस्टाइटिस को हम थनैला रोग कहते हैं। थनैला ये जो मादा पशु होती है उनके थन में ये बीमारी हो जाती है। बेसिकली क्या होता है, ये जीवाणुओं की वजह से होती है, जिनका मैं आपको नाम बताऊं तो स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया, कोराइनेबैक्टीरियम, ये नॉर्मली इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है, जिसके लिए मैं आपको बार बार इस चीज़ पे स्ट्रेस दे रही हूँ कि मैनेजमेंट जो पशुपालक की है वो मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि ये जितने भी मैंने आपको जीवाणु बताया ना, जो आसपास सभी के घूम रहे हैं, हमारे आसपास भी घूम रहे हैं, तो ये इनकी जो क्वांटिटी है वो कम रहे, कम से कम रहे, तो ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही कोई हमारे पशुओं को इंजरी हो जाए, मान लीजिए उनको चोट लग गई है, ये कई बार क्या होता है कि मादा पशु जब दूध पिला रही होती है अपने बछड़े या बच्ची को, तो वो दांत मार देता है, तो वो इंजरी क्रिएट कर देता है, और जब हमारी गाय बैठती है ना, वहां पर मल मूत्र अगर वहां पड़ा रहेगा तो ये जो इन्फेक्शन है ये क्या कर जाएगा, प्रोलिफरेट कर जाएगा, एंटर कर जाएगा, उसकी वजह से ये मेस्टाइटिस कॉज करेगा। सेप्टिसीमिया होगा, पशु को बुखार आना शुरू हो जाएगा। इसके जो इनिशियल सिम्टम्स ये रहते हैं सब क्लिनिकल, जैसे मैंने आपको बताया कि पशुपालक देखेंगे कि जैसे दूध उबालते हैं वैसे ही दूध फटना शुरू हो जाता है, दूध में फ्लेक्स आना शुरू हो जाते हैं, फ्लेक्स समझ रहे हैं, वाइट वाइट से धब्बे जैसे आना शुरू हो जाते हैं, दूध गाढ़ा होने लग जाता है, क्लॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, कई बार खून भी आना शुरू हो जाता है। तो ये सब क्लिनिकल कंडीशन है। क्लिनिकल कंडीशन में क्या होता है कि वो जो टीट है, जो बेसिकली जो थन है, वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है ना, उससे प्रॉपरली दूध नहीं आता, और जो दूध आता है वो गाढ़ा होता है, तो ये मेस्टाइटिस के सिम्टम्स हैं। साथ में जो थन है उसमें अक्यूट इन्फेक्शन यानी वो सोजिश आ जाती है, रेडनेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, तो ये इनिशियल सिम्टम्स होते हैं। अगर इस चीज़ को इनिशियली ट्रीट नहीं किया गया तो ये क्रॉनिक में बदल जाता है। क्रॉनिक का मतलब है काफ़ी टाइम से ये बीमारी पनप रही थी और जो थन है वो खराब होना शुरू हो जाता है। हाँ बिल्कुल, उसमें जो टिश्यू होता है ना वो डीजनरेट हो जाता है, यानी जो थन है वो बंद होना शुरू हो जाएगा, जो टीट्स है, जो उसके थन है बेसिकली वो बंद होना शुरू हो जाएंगे। अल्टीमेटली ह्यूज इकोनॉमिक लॉस है कि गाय मिल्क दे ही नहीं पाएगी। तो ये थनैला रोग के बारे में है। वहीं आपने ब्रुसेलोसिस के बारे में पूछा, तो ब्रुसेलोसिस में क्या होता है कि ये जो गाय है उसमें मोर्टेलिटी जो मतलब उसका अबॉर्शन होना शुरू हो जाता है, लेट प्रेगनेंसी में वो अबॉर्ट करना शुरू हो जाती है, या बच्चा जो होता है वो मरा हुआ पैदा होता है, या प्लेसेंटा आप समझ रहे हैं जो जेर होती है वो जेर बाहर नहीं आती है इजीली। ये सिम्टम्स है ब्रुसेलोसिस के, ये बैक्टीरियल बीमारी रहती है, ये जूनोटिक है। अगेन कि ये दूध मतलब अनपास्चराइज्ड जो मिल्क रहता है ना, उसके दूध को अगर आप ग्रहण कर रहे हैं और या मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर मीट अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये इंसानों में आ जाता है, और इंसानों में फिर ये बीमारी कॉज करता है। जैसे इंसानों में देखा गया है कि हॉट फ्लैशेस आते हैं रात को, गर्मी लगना शुरू हो जाती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, एंड सिवियर केसेस में मेल्स में इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है बिकॉज ऑफ ब्रुसेलोसिस। तो ये दो बीमारियां जो हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे आपने कहा कि जो मेस्टाइटिस में जो थोड़ा सा क्रोनिक हो जाता है, ये सब क्लिनिकल है अभी, तो उनको देखने में आता है कि खून आ रहा है दूध में थोड़ा सा, नहीं वो सब क्लिनिकल में जो इनिशियल वाले में होते हैं जब। जी, तो मैम जैसे कुछ किसान भाई या पशुपालक जो है वो उस टाइम ये सोचते हैं कि हमारा जो खून है वो आ गया है, और अभी या तो पशु को बेच देते हैं या फिर ये शायद कुछ ज़्यादा ही बीमारी तो नहीं हो गई, या उसको छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए मैम, उसके बारे में आप कृपया बताएं। देखिए ये जो तो दूध में जब खून आना शुरू होता है हमारे पशुपालक बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। इसकी तो भ्रांतियां ही बहुत ज़्यादा हैं। इसमें बोलते हैं कि जी जादू टोना हो गया है, या कुछ भी बोलते हैं, अपनी अपनी हर क्षेत्र की अपनी अपनी धारणाएं जुड़ी हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर खून आना शुरू होता है आप नज़दीकी वेटनरी हॉस्पिटल में जाइए, अपने डॉक्टर से मिलिए, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, दवाइयों से ये चीज़ जो है रिकवर हो जाती है। ये तो सिर्फ सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस में हो सकता है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी कोशिकाएं होती है ये थनों में, क्योंकि जो इतना ज़्यादा दूध दे रही है गाय, तो वो थनों में बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई रहती है, तो कई बार फॉल्टी जो मैंने आपको बताया ना कि दूध निकालने का तरीका होता है, कई बार अंगूठे का यूज़ करते हैं, तो वो जो ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, तो वो खून आना शुरू हो जाता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जितनी भी भ्रांतियाँ हैं इनका मैं खंडन करती हूँ, और साथ में अपने पशुपालकों को ये हिदायत देती हूँ कि
कृपया करके इसको सस्ते रेट में ना बेचें अपने पशु को, वो ठीक हो जाता है, रिकवरी हो जाती है इसमें ट्रीटमेंट के थ्रू। जी, तो मैम जब ऐसे बीमारियों वाले पशु आपके क्लिनिक में आते हैं या कोई वेटनरी डॉक्टर जो है उन्हें देखते हैं, तो उस टाइम क्या क्या जो उपाय हैं वो आप सजेस्ट करते हैं अपने जो पशुपालक हैं कि वो उसे एक तो रोकथाम की कैसे हो जाए, बट अगर वो रोग हो गया है तो उसके बाद ट्रीटमेंट का क्या प्रोसेस रहता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी, अगर हमारे पशुपालक वैसे बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन्हें पता होता है कि मेस्टाइटिस, थनैला, ये सब वो अवगत होते हैं अच्छी तरह की बीमारी है, तो यहाँ मैं उनको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर थनैला हुआ है, आपको लग रहा है कि उसके थन बहुत ज़्यादा सोजिश आ चुकी है, गर्म है, वार्म टू टच है, तो आप फर्स्ट एड की तरह ठंडे पानी के सेक दीजिए थनों को, मतलब नलके का पानी पाइप लगा के, मतलब कांस्टेंट वाटर सप्लाई आपने ठंडे पानी की थनों को देनी है। उससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। मैंने 70-80% केसेस इसी में ही इन्फ्लेमेशन कम देखी है कि मतलब इससे बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन आप रोक रहे हैं ना। और वहीं पर अगर क्रॉनिक केस है कि मान लीजिए पशुपालक ने इग्नोर किया, पता नहीं चला कि जी थनैला है, एक थन में दिक्कत आ रही थी, तो इतना उन्होंने ध्यान नहीं दिया और क्रॉनिक रूप ले लिया, बहुत समय से है, तो गर्म पानी के सेक देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि ये एक भ्रांति है हम इंसानों में भी कि अगर हमें चोट लगी है, ताज़ा चोट है, तो हम गर्म पानी के सेक देना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, अगर ताज़ा चोट है तो उसमें ठंडे पानी के सेक दीजिए, और अगर पुरानी चोट होती है तो उसमें गर्म पानी का सेक दीजिए। मेस्टाइटिस यानी थनैला रोग में भी यही रहता है। जी, और मैम जैसे आपने एक CMT टेस्ट की भी बात की थी, तो वो क्या टेस्ट रहता है और किस तरह से वो उपलब्ध रहता है किसानों को, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में बात करें? CMT टेस्ट बेसिकली कैलिफोर्नियन मेस्टाइटिस टेस्ट है। ये मेस्टाइटिस के लिए एक टेस्ट है, ये बहुत ईजिली हो जाता है। आप अपने दूध का सैंपल अपने नज़दीकी वेटनरी हॉस्पिटल लेके जाएं, तो बेसिकली इसमें एक पैडल होता है, चप्पू जैसा होता है, उसमें 4 होल्स बने होते हैं, वेल कुएं जैसे बने होते हैं, तो एक एक वेल जो है एक एक थन को रिप्रेजेंट करता है। आपने हर एक पैडल में, हर एक वेल में आपने अलग अलग टीट का मिल्क लेना है, हाँ जी, 2-2 ml आपने मिल्क ले लेना है, उसमें थोड़ा सा CMT रिएजेंट लेना है और 20 सेकंड तक वेट करना है। 10 सेकंड उसको आपने अच्छे से रोटेट करना है। उसमें आपको अलग अलग स्टेजेस ऑफ मेस्टाइटिस पता चल जाएगा। या तो उसमें बहुत ज्यादा गांठें बनना शुरू हो जाएंगी, जेल लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा, या फ्लेक्स आना शुरू हो जाएंगे। इसी बेसिस में हम इसको क्लासिफाई करते हैं, +1, +2, +3, नील यानी बिल्कुल भी मेस्टाइटिस नहीं है। और ये जाहिर सी बात है कि स्पेशलिस्ट ही करते हैं, किसानों के स्तर पे ये नहीं होता, या किसान भी कर सकता है अपने? नहीं, वैसे घर पे कर सकते हैं वो, अगर हमारे पशुपालक का डेयरी फार्म है तो ये बहुत इजीली CMT रिएजेंट रखना है, पैडल रखना है, थोड़ी सी टेक्निक आपको सीख लेनी है, आप अपने फार्म में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पशुपालक आपके नजदीक में वेटनरी हॉस्पिटल है तो वहाँ ये CMT किट अवेलेबल होती है, वहाँ जाके अपना मिल्क टेस्ट करा सकते हैं। ये इसलिए जरूरी है कि हमारे पशुपालक को पता होना चाहिए कि कौन सा थन ज्यादा अफेक्टेड है। हो सकता है लेफ्ट वाला एक ही थन ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो, उसमें ज़्यादा इन्फेक्शन हो, बाकी ठीक हो, तो ये एक अच्छा संकेत होता है। कई बार क्या होता है, चारों थन अफेक्टेड है, इससे पता चलता है कि हमारे पशुपालक ने काफ़ी टाइम तक इस बीमारी को इग्नोर किया, जिसकी वजह से चारों थन खराब होने लगे। तो पशुपालकों को यही हिदायत है कि जल्द से जल्द जैसे ही उनका दूध, उनको सिम्टम लगे कि उबाला और फट गया, तो अपने नज़दीकी ये अपने वेटनरी हॉस्पिटल जाइए और डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। जैसे में हम स्वच्छ दूध उत्पादन की बात करें तो इसमें जो टीकाकरण है, क्योंकि हम पशुओं का टीकाकरण भी करते ही हैं बीमारियों के लिए, तो उसकी, और अगर हम पशु चिकित्सा की बात करें तो इसका अगर क्यूमुलेटिव महत्व देखें कि इकट्ठा ये किस तरह से महत्वपूर्ण है, अगर हम दूध के उत्पादन और गुणवत्ता को मेंटेन करना चाहते हैं, तो चिकित्सा और टीकाकरण ये किस तरह से चलते हैं साथ साथ? देखिए, एक तो सेंट्रल लेवल की स्कीम मैं आपको बताऊं, जो कि 2019 में हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल बेसिकली प्रोजेक्ट था। हाँ जी, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोजेक्ट था बेसिकली। इसके अंतर्गत 100% फंडिंग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को की जाती है, जिसमें वो FMD की वैक्सीनेशन और ब्रुसेला की वैक्सीनेशन हम लोग करते हैं फील्ड लेवल पे। इसमें हमको फंड्स आते हैं फॉर वैक्सीनेशन, सेरो सर्विलेंस, सेरो मॉनिटरिंग, सैम्पलिंग। तो बेसिकली हमारा उद्देश्य ये है, बाय द ईयर 2025 जो आजकल चला हुआ है, FMD जो है, FMD की वैक्सीनेशन 6 मंथ इंटरवल पर लगती है, वो कंट्रोल रहे, 2025 तक कंट्रोल में आ जाए, एंड बाय द ईयर 2030 इसको इरेडिकेट करने की हमारे सरकार की प्लानिंग है। और ब्रुसेलोसिस की अगर मैं बात करूं तो ये 4 से 8 महीने की मादा पशु
जो पैदा होती है उसे वन टाइम वैक्सीनेशन लगाई जाती है। जी। और हम दूध उत्पादन में जैसे हम फुट एंड माउथ डिजीज़ की बात भी करते हैं, जो एक काफ़ी वाइड स्प्रेड डिजीज़ थी और है भी, तो इसके लिए कैसे प्रिवेंशन रहती है फुट एंड माउथ डिजीज़ के लिए, और दूध उत्पादन को जनरली कैसे प्रभावित कर रही है, बस इतना जानना चाहते हैं हम। देखिए FMD का मैंने आपको जैसे बताया ना, वैक्सीनेशन ही हमारा एक बहुत ही फर्स्ट टायर मिशन चल रहा है FMD के लिए। ये प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डिक्रीज करती है, जैसे मैंने बताया FMD अगर फैलती है तो ये नेशनल आउटपुट को भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज मतलब अफेक्ट करती है। FMD के स्प्रेड होने की वजह से 6.5% डिक्रीज इन नेशनल आउटपुट ऑब्जर्व किया गया है। तो एक तो ये FMD जो बीमारी है क्लोवन फुटेड एनिमल्स की है, जैसे हो गया कैटल, बफलो, शीप, गोट, पिग्स, इसकी बीमारी है। और ये खुरों में और मुंह में खुर पका मुंह पका रोग बोलते हैं इसे हिंदी में। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज होती है। इसमें मॉर्टेलिटी नहीं होती, इतनी ज्यादा नहीं होती है, पर मॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा है, कॉन्टेजियस है, एक पशु से दूसरे पशु, तीसरे पशु, मतलब ये स्प्रेड बहुत फास्ट लेवल पे होता है। जब फास्ट लेवल पे स्प्रेड होता है तो हर्ड लेवल पे ये क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन को ड्रास्टिकली डिक्रीज करता है। तो ये इसका एक बहुत मेजर कंसर्न है। जी। और मैम जैसे हम स्वच्छ दूध उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम सरकार की नीतियां कहें तो उसमें हम क्या क्या देखते हैं, या कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो केंद्र की या फिर प्रदेश सरकार की हैं, जो एक दूध की स्वच्छता को मेंटेन करने के लिए जो है वो की गई हैं या शुरू की गई हैं? इसमें तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है, बेसिकली ये तकनीकी सहायता प्रोवाइड करता है हमारे पशुपालकों को स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए। एक है गोकुल मिशन, जिसमें जो हमारी उन्नत जो अच्छी ब्रीड्स हैं हमारी, उनको बेसिकली ये डेवलप कर रहे हैं इस स्कीम के अंतर्गत। जो हमारी तीसरी स्कीम है वो है राष्ट्रीय, जो बेसिकली हमारी है स्वच्छ भारत अभियान के तहत। उसमें क्या है कि जितने भी हमारे डेयरी फार्म्स हैं उसकी स्वच्छता के लिए ना फंड्स आते हैं स्वच्छता के लिए, और जो हमारी मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट है उसको भी ये मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और एक और मैं आपको स्कीम बताऊं तो डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, बेसिकली ये क्या करते हैं, ये वित्तीय सहायता प्रोवाइड करते हैं हमारे पशुपालकों को। तो ऐसी स्कीम्स हैं जिससे वो अपना स्वरोजगार, हाँ जी, स्वरोजगार और दूध के लिए, स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए ही मेजर इनका रोल रहता है। जी। तो मैम जैसे हम उपभोक्ताओं की बात करें, कंज्यूमर के लिए, क्योंकि जो दूध है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर तक जाना है और हमें पैकेट्स के रूप में मिलता है। कुछ जो लोग हैं वो किसी से, अपने पशुपालक भाई बहन से, किसी से भी वो लगा देते हैं। तो उसमें अगर हम स्वच्छ दूध की बात करें तो वो किस तरह से मेंटेन की जाती है स्वच्छता, और जो कंज्यूमर है उसके लिए क्या पैमाने हैं, और जो एक कुछ अवधारणाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं वो किस तरह की हैं, और मतलब कैसे इंश्योर करे कंज्यूमर कि उसे वो सही दूध मिल रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी, जैसे फ्रेश मिल्क है, मान लीजिए हमारे दूजी या जिन्होंने दूध दुआ है, वो अगर उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको कपड़े से कवर करके 3 घंटे तक रूम टेम्परेचर में रख रहे हैं तो वो 3 घंटे तक ठीक रहेगा। वहीं पर अगर उसको उबाल देते हैं तो वो 24 आवर्स तक दूध जो है वो स्वच्छ रहेगा। वहीं पर एक टेक्निक होती है जिसको पास्चराइजेशन कहते हैं। अगर पास्चराइज्ड मिल्क है तो वो 4 से 7 दिनों तक वो जो दूध है वो आपका चल जाएगा। जो आप पैकेट वाला दूध पीते हैं वो पास्चराइज्ड मिल्क होता है बेसिकली। वहीं पर एक अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पास्चराइजेशन होती है जो कि महीनों तक वो दूध चल पड़ता है। वहीं आप, मैं धारणाओं के बारे में बात करूं तो कच्चा दूध पीने की बहुत ज़्यादा धारणाएं हैं जो कि बिल्कुल गलत है। कच्चा दूध पीना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको पास्चराइज नहीं कर रहे हैं या उसको उबाल नहीं रहे हैं और कच्चा दूध पी रहे हैं तो जितनी भी जूनोटिक बीमारियां हैं, वे बीमारियां जो पशु से इंसानों को हो रही है ना, जूनोटिक जो हम शेयर करते हैं बीमारियां, तो वो बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे ब्रुसेला मैंने आपको बताया जो कि नाइट चिल्स देता है इंसानों में, आर्थराइटिस को प्रमोट करता है, मेल में इनफर्टिलिटी कॉज करता है। तो ये ब्रुसेला एक अलार्मिंग सिचुएशन है, अलार्मिंग डिजीज है। दूसरा टीबी ह्यूमंस को होता है अगर आप कच्चा दूध पी रहे हैं ना। तो ऐसे डिप्थेरिया, फूड पॉइजनिंग, मान लो जी आपको पता ही नहीं है कि दूध में क्या मिला हुआ है ना, स्वच्छता का इतना ध्यान नहीं रखा है, तो फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कच्चा मिल्क, कच्चा दूध और कच्चा अंडा, ये सारी चीजें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, पका के, उबाल के पास्चराइजेशन टेक्निक्स हैं हमारी। जी। तो मैम आपने पशुपालन और स्वच्छ दूध उत्पादन के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है हमारे किसान और पशुपालक भाइयों एवं बहनों को दी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। और आप हमारे स्टूडियोज में आए उसके लिए भी धन्यवाद। तो दर्शकों, आपसे मिलते हैं इसी कार्यक्रम के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।